जानते हो कि जिस ऑक्सीजन से हमारी सांसें चलती हैं, जो कार्बन हमारे बॉडी का बेस होता है, जिस नाइट्रोजन से प्लांट का ग्रोथ होता है, वो सारे क्या हैं? जी, आपकी जानकारी के लिए बताएं तो ये सारे के सारे एक नॉन मेटल हैं और आज के इस क्लास में हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। आज के इस क्लास में हम आपको उन सभी चीजों को बताएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के इस क्लास में मेन क्या चीजें आप सीखने वाले हो, मैं आपको उस चीजों को बता देता हूं, फिर आज के इस क्लास को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी को बताने वाला हूं। फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको केमिकल प्रॉपर्टी को, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को बताने वाला हूं। फिर उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने वाला हूं। फिर उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को बताने वाला हूं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को बताने वाला हूं। और अगर आप वीडियो के अंत तक रुकते हैं तो आप सीख जाएंगे, आप जान जाएंगे कि नॉन मेटल जो होता है वो ब्राइटल क्यों होता है, नॉन मेटल ब्राइटल क्यों होता है, इस चीज को भी जान जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं करता, नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं करता। ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन जैसे नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं, इन सारे चीजों को आप इस क्लास में जान जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को शुरू किया है देखना तो कम से कम वीडियो को 5 मिनट देखिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को कंटिन्यू करके आगे तक देखिएगा, वरना वीडियो को छोड़कर चले जाइएगा। लेकिन क्लास को कम से कम 5 मिनट देख करके आप तभी डिसाइड करिएगा, क्योंकि 1 मिनट में कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। चाहे मैं हूं या फिर आप हो, 1 मिनट में किसी भी टीचर को, किसी भी क्लास को जज नहीं किया जा सकता। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को एट लीस्ट 5 मिनट तक देखिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना समय वेस्ट किए और समझते हैं एक एक पॉइंट को, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। मैंने यहाँ पर सारे नोट्स को तैयार कर लिया है और आपको समझाने की बस जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉइंट को। शुरू करते हैं मैजिक ब्रश के साथ और शुरू करते हैं मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स को। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल और अदर एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आज क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ोगे नॉन मेटल के ऑक्साइड को पढ़ोगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपका आ जाता है नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड का निर्माण होता है। नॉन मेटल में रिएक्शन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे और आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट क्यों नहीं करता उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इन सारे चीजों को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं नॉन मेटल को, उसको भी देख लेते हैं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन एंड आर्गन, ये सभी क्या है, नॉन मेटल। ये सभी क्या है, नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। और ये क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं, पीटने पर टूट जाते हैं। इनमें किसी भी विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो अभी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, क्या है, नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाई गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि नॉन मेटल क्या होते हैं, वो एक एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके या रिसीव करके। दस नॉन मेटल आर नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इस पैराग्राफ में कोई है तो आपका यही है कि नॉन मेटल क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि नेगेटिव आयन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। क्यों, और यही कारण है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई
वाई नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वाई नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भैया कि नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय द गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, दस नॉन मेटल आर नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और इसका आंसर भी आप इस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और वहां पर समझते हैं कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम सामान जो सामने रखा गया है, जो भी पदार्थ आपके सामने रखा गया है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। जैसे आपके सामने रख दिया गया एक लोहे का सरिया और एक रख दिया गया लकड़ी का टुकड़ा, तो कैसे आप पहचानेंगे कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, यानी कि भौतिक गुण से, जिसको बाहर से दिख करके हम पहचान सकते हैं। ठीक है, भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बाहरी रूपरेखा, ठीक है, से देख करके पहचाना जा सके कि वो क्या है और क्या करने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपको हार्डनेस, यानी कि कठोरता की बात करते हैं। तो क्या मेटल की तरह नॉन मेटल भी कठोर होते हैं या फिर मेटल की तरह नॉन मेटल कठोर नहीं होते? तो बेटा अगर मैं आपको बता दूं तो जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड भी होते हैं और कुछ नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। अब अगर हम ज़्यादातर नॉन मेटल की बात करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं और एक्सेप्शन में आपका एक आता है हीरा, डायमंड, ये आपका क्या है, हार्ड नॉन मेटल होता है। सबसे कठोर अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो जो डायमंड होता है वो क्या होता है, आपका एक हार्ड नॉन मेटल होता है। बाकी जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, पॉइंट्स में क्या लिखा गया उसको समझते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, सामान्यतः वे सॉफ्ट होते हैं। बट डायमंड इज एंड एक्सेप्शन, लेकिन अगर हम बात करते हैं डायमंड की तो एक अपवाद है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी कि ये प्रकृति में पाया जाने वाला एक सबसे कठोर नॉन मेटल होता है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की स्टेट की, यानी कि अवस्था की बात करते हैं, तो नॉन मेटल की अवस्था क्या होती है, तो नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी की पॉइंट है। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होती है वो क्या हो सकती है भाई, नॉन मेटल आपकी हो सकती है सॉलिड, नॉन मेटल क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है। अब सॉलिड नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात, अगर हम सॉलिड नॉन मेटल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि सॉलिड नॉन मेटल में, सॉलिड नॉन मेटल के अंदर अगर हम बात करते हैं आयोडीन, आयोडीन आपका सॉलिड नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, डायमंड सॉलिड नॉन मेटल हो जाएगा, ग्रेफाइट सॉलिड नॉन मेटल हो जाएगा। लिक्विड नॉन मेटल की बात करते हैं एक ही आता है आपका ब्रोमीन, ये लिक्विड नॉन मेटल होता है एट रूम टेम्परेचर। अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस नॉन मेटल में कौन से होते हैं भैया, तो गैस नॉन मेटल में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मिल जाता है क्लोरीन, मिल जाता है ऑक्सीजन, मिल जाता है फ्लोरीन, मिल जाता है, ठीक है, नियॉन मिल जाता है। ये सभी क्या आपके एक गैस नॉन मेटल होते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ और क्या आप पढ़ने वाले हैं। और ये जो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अगर सॉलिड नॉन मेटल की बात करते हैं तो बेटा सॉलिड नॉन मेटल में आपके आयोडीन आ जाते हैं, डायमंड आ जाते हैं, ग्रेफाइट आ जाते हैं। लिक्विड की बात करते हैं तो आपके ब्रोमीन आ जाता है और गैस की बात करते हैं तो क्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके गैस नॉन मेटल होते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है लक्ष्यर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेटल होता है वो लक्ष्यर होता है या नहीं होता है। तो नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, धुंधले दिखने वाले पदार्थ होते हैं। डायमंड एंड आयोडीन आर द एक्सेप्शन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ज़्यादातर नॉन मेटल होते हैं
ठीक है। नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं, जो ज़्यादातर नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं, गंदे दिखते हैं। ठीक है, क्या दिखते हैं, गंदे दिखते हैं, यानी कि भद्दे कलर के दिखते हैं। चमक इसमें नहीं होती है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की एक्सेप्शन की बात करते हैं, अपवाद की अगर हम बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो एक्सेप्शन में अगर आप देखेंगे जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन क्या होता है आपका, शाइनी नॉन मेटल होता है, यानी कि चमकीला नॉन मेटल होता है। इसी के अलावा अगर हम डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड भी अगर प्रकाश के संपर्क में आता है तो ये भी क्या होता है, चमक उठता है, यानी कि ये भी चमकीला धातु होता है। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो अगले पॉइंट में क्या बताया गया उसको भी समझना जरूरी है। तो यहां पर चलते हैं। अब देखो यहां पर सोनोरिटी की बात करते हैं। सोनोरिटी की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि क्या नॉन मेटल जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या मेटल की तरह नॉन मेटल भी साउंड निकालता है, क्या मेटल की तरह पीटे जाने पर नॉन मेटल भी आवाज उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है या नहीं करता है, इस पॉइंट को हम सीखेंगे। देखिए यहां पर क्या बताया गया है सोनोरिटी में, तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस टाइपिकली साउंड ऑन बीइंग हीट। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी नॉन मेटल को अगर हम जोर से पीटते हैं तो वो आवाज, वो साउंड क्या करेगा, नहीं निकालेगा। अगर ये साउंड निकालता तो स्कूल में मेटल की बेल की जगह पर नॉन मेटल का भी बेल लग सकता था। सिंपल सी बात है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आपके स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में जो आपके लकड़ी का डेस्क बेंच होता है, ठीक है, डेस्क होता है, और उसके बाद स्कूल में जो बेल होता है यानी कि घंटी लगी होती है, उसको पीटी जाती है तो आवाज़ पूरे स्कूल में सुनाई देती है। लेकिन डेस्क को पीटा जाता है तो जहाँ पर आप पीट रहे हैं वहीं पर आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बेल की बात करते हो तो पूरे स्कूल में सुनाई देती है। तो इससे पता चलता है कि जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, सोनोरिटी इसमें नहीं पाई जाती, यानी कि साउंड प्रोड्यूस वो नहीं करता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या नॉन मेटल कंडक्टर होते हैं, जी बिल्कुल। कुछ नॉन मेटल जो होते हैं एक्सेप्शन के रूप में वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो पेंसिल में यूज किया जाने वाला लीड जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, पेंसिल में यूज किया जाने वाला जो लीड जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट्स में क्या लिखा गया उसको हम समझते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, जो नॉन मेटल होते हैं क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम नहीं करते। जबकि अगर हम बात करते हैं कुछ इसमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं, और एक्सेप्शन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो एक्सेप्शन में आपका मिल जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, जो ग्रेफाइट होता है विच इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी कि ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है एंड गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। एंड क्या होता है, एक टाइप का एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद भी है नॉन मेटल का। जनरली जो नॉन मेटल होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन करता है। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की बात करते हैं तो अगर हम क्या बात करते हैं, जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो मेटल होते हैं क्या वो पीटने पर फैल जाते हैं। जैसे 1 ग्राम जो आपका गोल्ड होता है उसको खींच करके हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना पाते हैं। तो क्या उसी तरीके से किसी नॉन मेटल को भी खींच करके 2 किलोमीटर लंबी वायर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इसकी बात करते हैं। देखिए देखिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ना तो डक्टाइल होते हैं और ना ही मेलिएबल होते हैं, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो ब्राइटल नहीं होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं मेटल की। तो मैं यहाँ पर आपको जितनी भी पॉइंट बताऊंगा उन पॉइंट्स में से अगर आप एग्जाम में 7 से 8 पॉइंट लिख देते हैं, 7 से 8 पॉइंट्स लिख देते हैं, तो एग्जामिनर बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम से खुश हो जाएगा, उसके चेहरे खिलखिला उठेंगे और वो आपको मार्क्स बिना कहे दे देगा, आपको बिना कहे नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया बेटा, उसको देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग
और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या देखते हैं, जो नॉन मेटल है क्या उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हाई होता है या लेस होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए जनरली अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन की, जो ब्रोमीन होता है बेटा, ब्रोमीन का जो टेम्परेचर होता है, अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर यानी कि 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ले जाते हैं, तो ये क्या होता है, लिक्विड हो जाता है, यानी कि पानी के रूप में तैरने लगता है, पिघल जाता है। सेम कंडीशन होता है आपकी जो मर्क्यूरी होती है, जो कि एक मेटल होती है, उसको भी रूम टेम्परेचर पर लेकर जाया जाए तो वो भी क्या होती है, लिक्विड हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होती है उसको कैसी होती है उसकी बात करते हैं। लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, जो आपकी मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं इसको भी समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही नहीं समझ में आता होगा। देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, ए टेम्परेचर at which any substance melt, यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सबस्टेंस जो होता है वो पिघल जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सबस्टेंस क्या हो जाए, इवोपोरेट हो जाए, ठीक है, या वेपराइज्ड हो जाए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सबस्टेंस क्या हो जाए, वेपराइज्ड हो जाए, भाप बन करके उड़ने लग जाए, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे और आपको क्लास अच्छा भी लग रहा हो। मैंने आपको कहा था कि आप क्लास को कम से कम 5 मिनट देखिएगा, अगर आपको 5 मिनट में समझ में नहीं आता है तो क्लास छोड़ करके चले जाइएगा। लेकिन आप 5 मिनट से ज़्यादा 10-12 मिनट तक पहुँच चुके हैं, तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लास को स्किप करके जा सकते हैं बेझिझक, क्योंकि आप उनके पास जाओगे जहां पर आपको समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे अगर हम बात करते हो तो आगे की पॉइंट में क्या बताया गया है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके पास क्या होती है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। डेंसिटी की बात करते हैं बेटा, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। कलर की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स आर इन मैनी कलर। जो नॉन मेटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं। जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन क्या होता है आपका, ब्लैक कलर का होता है। डायमंड की बात करते हैं तो ये शाइनी वाइट कलर का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये कलर लेस होता है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन को किसी ने देखा ही नहीं है। तो अलग अलग जो मेटल होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, तो नॉन मेटल भी जो होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो 2-3 पॉइंट और भी है, उसको आप देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास लंबा होगा, घबराइएगा मत। 2 क्लास में मैं आपकी पूरी मेटल और नॉन मेटल चैप्टर को कंप्लीट करके रखूंगा। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, कार्बन क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट के रूप में जो कार्बन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। आयोडीन, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पॉस्टुलेट किया गया है। तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लक्सरियस हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, यानी कि जो नॉन मेटल होता है जिसमें आयोडीन आता है तो ये क्या होता है, चमकीला सतह वाला एक नॉन मेटल होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड के फॉर्म में जो कार्बन होता है जो कि एक नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर नॉन मेटल की कुछ विशेष प्रॉपर्टी को मैंने आइसोलेट करके रखा है जो कि आपको समझाने की खाली ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं बेटा। ऊपर मैंने अभी बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, वाइल जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो उसमें एक अपवाद भी है, जो डायमंड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप
आप नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा, किसकी, नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से एंजॉय के साथ समझ चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं, बारी है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे कोई नॉन मेटल किसी मेटल के साथ, किसी अदर सबस्टेंस के साथ, किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, किसी कार्बोनेट के साथ, किसी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या चीज़ें बनाता है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा टॉपिक शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो हमने आपको दो प्रकार के चेंजेस बताया था। एक चेंज बताया था फिजिकल चेंज, बताया था, और दूसरा बताया था आपको केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बताया था और केमिकल चेंज बताया था। तो बेटा अगर हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, सबस्टेंस तो वही रहता है, यानी कि जो आपका पदार्थ है, जो आपका मैटर है, वो मैटर क्या रहता है, वही रहता है। बस इसकी क्या होती है, जो भौतिक रूपरेखा होती है, बाह्य रूपरेखा होती है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, इसकी बनावट चेंज हो जाती है। और वहीं पर अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो पदार्थ होता है ना, वो पदार्थ क्या होता है, वही चेंज हो जाता है। यानी कि कोई पदार्थ ए है, ठीक है, कोई पदार्थ क्या है आपके पास, कोई पदार्थ ए है, और वो केमिकल प्रॉपर्टी के दौरान क्या होता है, पदार्थ बी में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि पदार्थ की जो गुण होती है, प्रॉपर्टी होती है, वही चेंज हो जाती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर हम सीखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में, कि जो मेटल होता है जिस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है केमिकल की, क्या उसी तरीके से नॉन मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है? जी बिल्कुल हाँ, नॉन मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम एज सच चेंज हो जाती है, जैसे एक मेटल की होती है, जैसे किसी भी पदार्थ की होती है। तो यहाँ पर कोई पदार्थ ए है और वो कन्वर्ट हो जाएगा बी में, इसी को कहते हैं हम केमिकल चेंजेस, और इसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन भी। चलिए शुरू करते हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना, और एक एक पॉइंट को हम कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक आपको समझाने का वादा करते हैं। तो आपको समझा करके ही छोड़ेंगे। अगर आप वीडियो को 21 मिनट तक देख लिए हैं तो बाकी के टाइम को भी रुकिए और एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ करके जाइए। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात करते हैं तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो पहली प्रॉपर्टी में अगर हम बातें हैं तो जो नॉन मेटल है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल का क्या कर रहे हैं हम, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है भाई, नॉन मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात आप समझ गए कि इफ एनी नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करेगा, किसी दूसरे प्रकार के ऑक्साइड का फॉर्मेशन या किसी दूसरे सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन मेटल, ठीक है, फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे लिखा गया है नॉन मेटल ऑक्सीजन बन रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, और इसके बारे में जानते हैं। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म अलोंग विद द प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, जब हम कार्बन का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये हीट भी रिलीज कर रहा है, ये ऊर्जा भी निकाल रहा है। सिंपल सा, अगर हम आपको इसको समझाना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे इसको, जैसे अगर हम बात करते हैं कोई भी पदार्थ, या फिर हम बात करते हैं कोयला, कोल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी कि जलाते हैं। जब कोल को हम बर्न करते हैं, किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो आपको क्या निकलती है भैया, हीट निकलती है और धुआं निकलता है, और ये धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की पॉइंट में चलते हैं, और आगे की पॉइंट में क्या बताया गया उसको भी समझना जरूरी है। आगे की पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि व्हेन कार्बन इज बर्न, यानी कि जब कार्बन को बर्न करते हैं इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में हवा देकर के जब कार्बन को हम जलाते हैं तो इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रूव
फेटल, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। देखो कार्बन है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। यानी कि कार्बन को अगर हम सफिशिएंट एयर में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट में क्या लिखा गया उसको समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि नॉन मेटल का जो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का वो दूसरा। अगर सल्फर की अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, जो सिंपल सी सल्फर है वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसके लिए क्या पॉइंट लिखा गया है कि सल्फर गिव्स सल्फर ऑक्साइड, सॉरी सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, सल्फर कैच फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका सल्फर होता है, ठीक है, इस सल्फर को अगर हम बात करते हैं एयर के संपर्क में ले जाते हैं, हवा के संपर्क में ले जाते हैं तो तुरंत क्या करता है, ये आग पकड़ लेता है, तुरंत ये जलने लग जाता है। तो वही चीज बता रहा है कि जलने के समय क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आई होप आप चीजों को कैच कर पा रहे होंगे। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव वाटर, यानी कि जब हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, पानी निकालता है। यानी कि H2 प्लस O2 का रिएक्शन होता है तो H2O बनते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्रेशर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आता है या बिना स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे की केमिकल प्रॉपर्टी में बताया जा रहा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। पहले हमने क्या देखा था, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था, और अब हम देखेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, किसी भी नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ऊपर जो भी रिएक्शन आपने पढ़ा कि कार्बन का साथ, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। और इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड की विशेष बात अगर हम आपको बताते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। द सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी कि जो आपका सोल्यूशन होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का जो आपका सोल्यूशन होता है, लिक्विड के अंदर घोल बनाया जाता है और उसको अगर लिटमस पेपर पर डाला जाए तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव कार्बोनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर। प्रूफ है भाई, इसका सीधा सीधा प्रूफ करके बता रहा है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये तुरंत क्या करता है, कार्बोनिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, सॉरी कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर लेता है, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जल, और ये रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर ले रहे हैं, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने के लिए सफिशियंट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फोरस एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सल्फोरस अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड का जल के साथ रिएक्शन करवाया तो ये H2SO3 का निर्माण कर लिया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ये सीधा सीधा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल कंबाइन होकर के सल्फोरस एसिड का निर्माण कर लेते हैं। अनदर एग्जांपल की बात करते हो तो अगले एग्जांपल की बात करते हो तो यहाँ पर लिखा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड गिव सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड देता है व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं वो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सल्फ्यूरिक, ठीक है, ट्राईऑक्साइड बनाएगा, यानी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा, और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। ऐसे समझिए, यानी कि SO2 है और इस SO2 का हमने एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये SO3 बना लिया, क्या बना लिया,
SO3 बना लिया और इस SO3 का क्या किया हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाया तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण कर लिया। तो डायरेक्टली क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं देता भैया, पहले सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करता है और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर लेता है। आई होप मैंने ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की ओर। दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे केमिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया जा रहा है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोराइड, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं उस नॉन मेटल का हम क्या करते हैं, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, क्या चीज बनेगी अगर हम नॉन मेटल का क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाइएगा, किसी भी नॉन मेटल का अगर हम क्लोराइड के साथ रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी भैया, नॉन मेटल क्लोराइड का निर्माण कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है, वो नॉन मेटल क्लोराइड का निर्माण कर लेती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लिखना चाहते हो तो एग्जाम में लिख सकते हो कि नॉन मेटल गिव्स रिस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, यानी कि कोई भी नॉन मेटल है, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल है, अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो ये क्या करेगी, नॉन मेटल क्लोराइड का निर्माण कर लेती है, नॉन मेटल क्लोराइड का निर्माण कर लेती है। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिख करके पहले से बताया जा रहा है। क्या चीजें बताई जा रही है उसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल क्लोराइड का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, बता एग्जाम्पल में क्या है कि हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल क्लोराइड है। एंड फास्फोरस गिव फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस अगर रिएक्शन करता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है व्हेन रिएक्टिंग विद क्लोरीन, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको एग्जांपल करके दिखा रहा है कि देखिए क्या है कि आपका जो नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन, नॉन मेटल फास्फोरस, अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है और एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरे नॉन मेटल की एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है तीसरे केमिकल प्रॉपर्टी में, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, कोई भी नॉन मेटल हो गया, कोई भी नॉन मेटल हो गया और वो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या करेगा। सिंपल सी बात, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर जी आप हमको बता रहे हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ। देखो बेटा, इसका सीधा सा जवाब अगर हम बताते हैं, जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल जो होता है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, जो मेटल होता है वो क्या कर सकता है, मेटल नॉन मेटल के साथ क्या है, रिएक्शन कर सकता है, ये पॉसिबल है। मेटल मेटल के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा। नॉन मेटल नॉन मेटल क्या है, रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि एक मेटल का मेटल के साथ रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, मेटल का नॉन मेटल के साथ पॉसिबल है, नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ पॉसिबल है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होंगी कि भाई आपका नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो इसका नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम किसी भी नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। सिंपल सी बात है कि जो कोई भी नॉन मेटल होता है अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट, जस्ट एक सेकेंड, कोवैलेंट हाइड्राइड बना लेता है, कोवैलेंट हाइड्राइड का निर्माण कर लेता है, जो कि साफ साफ लिखा गया है कि नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कोवैलेंट हाइड्राइड का निर्माण कर लेता है। तो अब चलते हैं एग्जांपल की ओर। तो एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या है एग्जांपल उसको समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सल्फर कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवैलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड द हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि सल्फर जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सल्फर हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण कर रहा है, जो कि क्या है, एक कोवैलेंट सल्फाइड है। ये बना कैसी बेटा, सिंपल सी बात है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये कैसे जुड़ता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पर कार्बन एंड इट्स
कंपाउंड नाम है चैप्टर का, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, यानी कि एक वीडियो के बाद उसको हम देखेंगे। दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसमें? आयरन कैटालिस्ट के प्रेजेंट में, ठीक है, आयरन कैटालिस्ट के प्रेजेंट पे रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है? अमोनियम बना रहा है। क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन अमोनिया, ठीक है। ये भी क्या है? एक आपका कोवैलेंट हाइड्राइड हो जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, जस्ट एक सेकंड। अब अगर हम बात करते हैं जो नॉन मेटल होता है वो कभी भी क्या कर सकता है बेटा? नहीं रिएक्शन कर सकता है वाटर के साथ। कोई भी नॉन मेटल क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन नहीं, विशेषकर स्टीम या भाप के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नॉन मेटल डो नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल होता है वो ना तो वाटर के साथ ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे बची कुछ ही नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को, और आगे की टॉपिक को देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसको समझेंगे, और मेटोलाइड क्या होता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ से चीज़ों को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले करके आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वहाँ से कोई भी डाउट नहीं रह गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ से आप अपनी डाउट को पूछिए और मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।